गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आ जाइए सभी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपके साथ में स्टील स्ट्रक्चर। आ जाइए सभी लोग। वॉइस कम आ रही है, रुको फिर बेटा, रुकिए एक बार। चलिए, अब क्लियर है? बताइए बेटा, वॉइस अब क्लियर है क्या? इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी बेटा देवकरण, तुम्हारे ईयरफोन चेंज करो, ठीक है? तुम्हारे ईयरफोन चेंज कर लो। नहीं बेटा, कल क्लास नहीं थी, आज क्लास है। कल तो क्लास नहीं थी ना, मैं बताया था मैंने आप लोगों को। चलिए, अच्छा, कोई बात नहीं, खराब वो भी होते हैं, बता देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जब हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, वो टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ बीम, ठीक है? टॉपिक का आपके पास नाम क्या था? नाम आपके पास, टॉपिक का जो नाम था वो आपके पास क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बीम पढ़ रहे थे, ठीक है? और जो क्लासिफिकेशन ऑफ जो हम बीम कर रहे थे ना, वो हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था? वो हमने पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे अकॉर्डिंग टू लोकल बकलिंग, अकॉर्डिंग टू लोकल बकलिंग। जहां पे मैंने आपको बताया था कि कितने होते हैं, ठीक है? जो मैंने आपको क्या बताया था कि ये यहाँ पे आपके पास कितने टाइप में लेते हैं? आपके पास 4 टाइप के। पहला सेक्शन जो था उसका नाम आपके पास क्या था? प्लास्टिक सेक्शन था, ओके? और जो दूसरा आपके पास सेक्शन है उसका नाम आपके पास क्या है? कंपैक्ट सेक्शन था, कंपैक्ट सेक्शन था। सेकंड जो आपके पास है बेटा, उसका नाम आपके पास क्या था? सेमी कंपैक्ट सेक्शन था। और जो चौथा है उसे आपके पास क्या बोला जाता है? स्लेंडर सेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लेंडर सेक्शन बोला जाता है, ठीक है? और मैं ये प्लास्टिक वाला डिस्कस कर चुका था, और मैंने क्या बताया था प्लास्टिक वाले के अंदर कि इस सेक्शन का जो कैपेसिटी होगा मोमेंट को लेने का,
वो भी प्लास्टिक तक होगा, और जब वो प्लास्टिक तक जाएगा तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन जो होगा तो उसके लिए उसके बाद डक्टिलिटी भी होगा। तो मतलब प्लास्टिक सेक्शन जो है उसके अंदर मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी भी है एंड उसके अंदर डक्टिलिटी भी है। तो मतलब उसके अंदर दो चीजें याद रखनी है, एक तो अंडरलाइन कर देना प्लास्टिक मोमेंट पे और दूसरा अंडरलाइन कर देना डक्टिलिटी पर। क्लियर क्या? अब दूसरे को देखना अच्छे से, दूसरे को अच्छे से देखना, ठीक है। जैसे ही आपके पास दूसरा बताने लगूंगा तो पहले वाला अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड जो सेक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? कंपैक्ट सेक्शन। कंपैक्ट सेक्शन क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल सही, टिलेक्ट प्लास्टिक कोलैप्स। प्लास्टिक कोलैप्स का मतलब क्या है? फेलियर से जस्ट पहले, फेलियर से जस्ट पहले। तो इसको क्या बोलेंगे? सेक्शन हैव कैपेसिटी, सेक्शन हैव कैपेसिटी to develop, capacity to develop plastic moment, develop plastic moment। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्लास्टिक मोमेंट है उसके डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए? बताओ, प्लास्टिक मोमेंट जब आएगा तो सेक्शन में सबसे ज्यादा क्या आएगा? जल्दी बताओ। अगर प्लास्टिक मोमेंट आपको चाहिए तो उससे पहले क्या आएगा सेक्शन के अंदर? जल्दी से बताओ, क्या आएगा पहले? क्या आएगा? डिफॉर्मेशन। बट डोंट हैव सफिशिएंट डक्टिलिटी, till a plastic collapse mechanism, क्लियर? बात यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं कि इसकी कैपेसिटी तक तो है बट बेटा इसके अंदर क्या नहीं है? डक्टिलिटी। तो बताओ क्या ये प्लास्टिक मोमेंट तक जा पाएगा? क्या मैं क्या करूं? कैपेसिटी है बट ये जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मेंबर में उससे पहले क्या आएगा? डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मेशन तो ये ले ही नहीं सकता क्योंकि डक्टिलिटी नहीं है। तो उससे पहले ही क्या ये फेल हो जाएगा? क्या उससे पहले ये फेल हो जाएगा? क्या? हाँ, उससे ये पहले ही फेल हो जाएगा। तो अगेन हम बात करते हैं इस बीम की, जिसकी आपके पास लोड लग रहा था आपके पास यूडीएल, और जिसके नामिंग जो नेम हमने दे रखा था वो दिया था ए, बी और सी। अब आपके पास क्या होगा कि ए और जो बी है डक्टिलिटी नहीं है, ठीक है। अरे नहीं बेटा, अभी बीएमसी की क्लास चलना था, उसी को स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि इनमें डक्टिलिटी नहीं है बट यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट आ गए। फिक्स के कारण से इनमें जनरेट हो जाएगा क्या? प्लास्टिक। क्या जनरेट हो जाएगा? प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या है? फिक्स सपोर्ट है, और फिक्स सपोर्ट की आपको पता है कैपेसिटी सबसे बेस्ट होती है। पर जो सी सपोर्ट है, क्या यहाँ पर आपके पास सपोर्ट है? नहीं। इस कारण से जो यहाँ पे जो कैपेसिटी होगी वो सिर्फ कहां तक होगी? वो ओनली होगी यील्डिंग तक होगी। और यील्डिंग भी अपने पास कहां पर होगी? टॉप पर होगी और बॉटम पे ये भी होगी, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास एफ वाई है, यहाँ पे भी आपके पास सेक्शन में बेटा आपके पास क्या है? एफ वाई है। बट आपके पास यहाँ पूरे सेक्शन के अंदर एफ वाई है, जबकि इसमें जो एफ वाई है वो ओनली कहां पर है? टॉप पर और बॉटम पे। समझे क्या भाई? ये फिक्स देखो, मोमेंट ये ले सकता है पर डक्टिलिटी नहीं है। फिक्स होने के कारण से ये तो पहुंच जाएंगे, ए और बी तो पहुंच जाएंगे। सी पे सपोर्ट है? नहीं, तो सी पहले ही फेल हो जाएगा। कहां पे फेल होगा? यील्डिंग पे। मतलब अगर अब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, ठीक है, अगर आप अब इसका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाओगे ना, तो बेटा वो पता है कैसे बनेगा? आपको पता है प्लास्टिक सेक्शन के लिए ऐसे बनता है, पर जो ए और बी पॉइंट है वो तो कहां? यहां पे बनेंगे, और जो सी पॉइंट है ये सिर्फ यहां पे बनेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि यील्डिंग कहां पर होती है? इस पर होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्लियर हुआ? पोज हो गया।
क्लियर है क्या? ठीक है, चलो हाँ रिपीट कर रहे हैं बेटा, रिपीट कर रहे हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि जो कंपेक्ट सेक्शन है उनकी जो कैपेसिटी है वो कहां तक है? प्लास्टिक मोमेंट तक। बट बेटा उसमें क्या नहीं है? उसमें आपके पास क्या नहीं है? उसके अंदर डक्टिलिटी नहीं है। बट आपके पास जो ए और बी पॉइंट है, बी ए और बी पॉइंट है, उन वो क्या है? फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट के कारण से प्लास्टिक मूवमेंट तक पहुंचा देगा। तो यहां पर सभी फाइबर में प्लास्टिक मूवमेंट के जाने के कारण से सभी में यील्डिंग हो जाएगी। बट जहां पर सपोर्ट नहीं है वो प्लास्टिक तक जा ही नहीं पाएगा क्योंकि डक्टिलिटी नहीं है। इस कारण से यहां सिर्फ टॉप और बॉटम पे ही यील्डिंग होगी, बाकी जगह पर यील्डिंग नहीं होगी। तो मैं एक बार अगर ग्राफ दोबारा बनाता हूं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का, तो जो ए बी पॉइंट है वो यील्डिंग से ज्यादा लेगा प्लास्टिक सेक्शन में, बट जो सी पॉइंट है वो सिर्फ कहां तक होगा? यील्डिंग तक। क्लियर हुआ? यील्डिंग क्लियर हुआ? ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की। भाई इसका कैपेसिटी कितना होगा? इसका कैपेसिटी कितना होगा? अगर हम इसके डिजाइन कैपेसिटी की बात करें तो बेटा यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपके पास कितना होता है? वो आपके पास अगेन आपके पास कितना होगा? बीटा इंटू जेड पी इंटू एफ वाई डिवाइड बाय 1.1। ठीक है, और यहाँ बेटा बीटा का जो वैल्यू है वो कितना रखा जाता है? 1 रखा जाता है। किसके लिए? कंपैक्ट सेक्शन के लिए। तो याद रखना प्लास्टिक सेक्शन और कंपैक्ट सेक्शन के लिए फॉर्मूला दोनों के लिए बेटा क्या है? सेम ही है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला आपके पास। एक बार और रिपीट कर दो बेटा। कौन सा पार्ट रिपीट करना है कमलेश बेटा? कमलेश बेटा कौन सा पार्ट रिपीट करना है? हो गया, चलो ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूला बना लो। ये फॉर्मूला किसके लिए है? कंपैक्ट के लिए। मतलब प्लास्टिक का और कंपैक्ट का फॉर्मूला सेम है, ये बात याद रखना। ठीक है, क्या है? सेम है। चलो नेक्स्ट आपके पास जो सेक्शन है उसको बोला जाता है क्या? उसे बोला जाता है आपके पास, ठीक है, इसे बोला जाता है आपके पास सेमी कंपैक्ट सेक्शन। ठीक है, सेमी कंपैक्ट सेक्शन आपके पास कैसे रहते हैं? ठीक है, चलो कंपैक्ट सेक्शन का कैपेसिटी था प्लास्टिक तक, बट डक्टिलिटी नहीं था। ठीक है, आप रुको बेटा, सुधी बेटा रुको एक बार। ठीक है, सेमी कंपैक्ट आपके पास क्या होता है? सेक्शन है कैपेसिटी, सेक्शन है कैपेसिटी टू डेवलप यील्ड मोमेंट। ओके, बस इनका जो कैपेसिटी है वो ओनली कहां तक है? यील्ड मोमेंट तक है। और दूसरी बात याद रखना, मैं बता देता हूं, इनके अंदर क्या नहीं हो सकता? ठीक है, नेवर डेवलप प्लास्टिक मोमेंट। इन सेक्शन में प्लास्टिक सेक्शन डेवलप नहीं होता। ठीक है, या सीधा लिख दो, नॉट डेवलप प्लास्टिक मोमेंट इन दिस सेक्शन।
इन दिस सेक्शन। क्यों? क्योंकि इनका कैपेसिटी कहां तक है? इनका बेटा कैपेसिटी कहां तक है? ठीक है, इनका कैपेसिटी कहां तक है? ओनली यील्ड मोमेंट तक है। तो यहां पर क्या प्लास्टिक मोमेंट डेवलप होगा? कभी डेवलप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी कहां तक है? ओनली यील्ड तक है। बेटा देंगे, लेकिन बेटा तुम्हारा भी आंसर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास अगेन बीम हो गई, ये आपके पास अगेन बीम हो गई, और यहां पर आपके पास क्या हो गया? यूडीएल। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी। अब देखो, अब देखो, ये जो ए और बी है वो फिक्स है, तो भाई यील्डिंग तक चले गया, यहां पर यील्डिंग पर आपके पास आ गया। ओके, और जो बी है वो भी आपके पास यील्डिंग तक पहुंच गया, एफ वाई और एफ वाई। बेटा जब यहां पे सपोर्ट पर यील्डिंग तक पहुंच पा रहा है तो क्या सेंटर पे पहुंचेगा क्या? तुम बताओ। जब ए और बी सपोर्ट होने के कारण से आपके पास यील्डिंग तक पहुंच गए तो क्या सेंटर पे पहुंच पाएगा क्या? सेंटर पे पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पे जो कैपेसिटी होगा, यहाँ पे जो आपके पास कैपेसिटी होगा वो यहाँ पर क्या होने वाला है? इससे कम होने वाला है। हमें नहीं पता कितना होगा, हमने मान लिया कितना है? F1। और याद रखना कि जो F1 है ना वो आपके पास Fy से क्या है? कम है। यहाँ पे जो F1 है वो Fy से क्या है? कम है। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे किसके बीच में? एक तो स्ट्रेन के बीच में और दूसरा स्ट्रेस के बीच में, तो अगेन डायग्राम ऐसे बनेगा, अगेन डायग्राम ऐसे बनेगा। पर ए और बी, बट ए और बी तो कहां तक पहुंच सकते हैं? यील्ड तक। बट सी में पहुंच पाएगा क्या? सी सेक्शन पहुंच पाएगा क्या? नहीं ना। जहां पे कैपेसिटी कितनी होगी? F1, और यहां पे कैपेसिटी कितनी होगी? F5। क्लियर? क्लियर हुआ कि सेमी कंपैक्ट क्या कहना चाहता है, कंपैक्ट क्या कहना चाहता है, प्लास्टिक क्या कहना चाहता है? प्लास्टिक के पास डक्टिलिटी भी है और मोमेंट भी है। कंपैक्ट के पास में मोमेंट है, डक्टिलिटी नहीं है, बट ड्यू टू फिक्स सपोर्ट वो पहुंच जाता है। पर जो सेमी कंपैक्ट है, ठीक है, जो सेमी कंपैक्ट है वो ओनली कहां तक है? यील्डिंग तक है। तो वो भी कहां मिल पाएगी? जहां पे सपोर्ट होगा, और जहां सपोर्ट नहीं होगा वो उससे भी कम मिलेगा, तो मतलब F1। ठीक है मनोज बेटा, क्लियर? बनाओ इसको। अच्छा, इसकी अगर डिजाइन मोमेंट की बात करें, अगर हम इसके डिजाइन मोमेंट की बात करें, ठीक है, तो इसका डिजाइन मोमेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? फॉर्मूला अगेन से बीटा इंटू जेड पी इंटू एफ वाई डिवाइड बाय 1.1। पर जो बीटा का फॉर्मूला होगा वो आपके पास क्या होगा? जेड ई अपॉन में जेड पी। जो बीटा का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? जेड ई अपॉन जेड पी फॉर सेमी कंपैक्ट, फॉर सेमी कंपैक्ट सेक्शन, फॉर सेमी कंपैक्ट सेक्शन। ठीक है, ये होता है आपके पास। एमडी का मतलब बेटा बताया ना, डिजाइन मोमेंट। सुधीर बेटा, एमडी का मतलब डिजाइन मोमेंट। हाँ हाँ, डिजाइन मोमेंट का ही, एमडी का ही है ये फॉर्मूला। ये बना लिया। इसको बनाइए। पूछ लेना बेटा, कॉल कर लेना क्लास के बाद। बना लिया क्या बेटा?
बताओ बेटा, बना लिया क्या आप लोगों ने? फिर चले आगे। अगर कंप्लीट हाइड्रेशन पूछ रखा है तो आपके पास होगा 23, और पूछ रखा है अगर टोटल हाइड्रेशन तो मतलब होता है 38। ठीक है, हाइड्रेशन को कंप्लीट करने के लिए 23 ही रहता है, पर जब कंप्लीट करना होता है तो 15% वॉइड चल जाते हैं, तो उसके अंदर कितना हो जाता है? 38 हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फिर बात करते हैं आपके पास सिलेंडर सेक्शन की। फिर बात करते हैं आपके पास किसका? सिलेंडर सेक्शन। सिलेंडर सेक्शन आपके पास कैसा होता है? फॉर एग्जांपल लॉन्ग कॉलम की तरह होता है, मतलब इनकी जो कैपेसिटी होती है, कभी लॉन्ग कॉलम देखा है तो बताओ क्या लॉन्ग कॉलम कभी यील्डिंग तक जा पाएगा क्या? बताओ बेटा। केमिकल रिएक्शन के लिए 23 ओनली क्या है? केमिकल रिएक्शन तो 23। ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शन क्या है तो ओनली 23। तो मैं ये पूछ रहा था आपके पास जब लोड आएगा तो आपके पास कितना होगा? लोड अगर आएगा यहाँ पर तो क्या ये आपके पास यील्डिंग तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, पहले ही फेल हो जाएगा। शाबाश बेटा। तो यहां पर आपके पास क्या कहेंगे? सेक्शन हैव कैपेसिटी, सेक्शन हैव नॉट सफिशिएंट कैपेसिटी, नॉट sufficient capacity to develop, not sufficient capacity to develop the yield moment, develop the yield moment। ओके, इनकी सफिशिएंट क्या नहीं होती? यील्ड मोमेंट तक भी कैपेसिटी नहीं होती, तो ये क्या होगा? ये बेटा पहले ही फेल हो जाएगा। तो मतलब अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाएं, अगर बेटा ठीक है, अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, इनकी कैपेसिटी यील्डिंग तक जाने की नहीं है, बेशक से फिक्स सपोर्ट क्यों ना हो जाए। तो यहां पर जो कैपेसिटी होगा वो यील्डिंग से भी क्या होगा? कम। तो मैंने मान लिया कि यहां पर F1 है और यहां पे भी F1 है, और यहां पर भी आपके पास क्या है? F1 है, और यहां पे भी आपके पास F1 है। सी पर सपोर्ट है क्या? बेटा बताओ, सी पर सपोर्ट है क्या? नहीं ना। तो यहां तो F1 भी जनरेट नहीं होगा, यहां पर हमें मान लेंगे कि कितना जनरेट हो रहा है आपके पास? F2। अब हमें F2 भी नहीं पता, तो हमें यह पता है कि जो F2 है वो किससे कम है? F1 से, और F1 किससे कम है? Fy से। किससे कम है? Fy से। तो अगर अब आप इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओगे, अगर अब आप इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओगे तो यहां पर आपको पता है कि डायग्राम ऐसे ही बनने वाला है। ठीक है, बट यहां पर आपके पास जो होगा वो क्या होगा? ए और बी कहां पर? F1 पर। तो C कहां पर होगा? इससे भी कहीं नीचे, जो कितने पर होगा? F2 पर। इसका कोई मोमेंट कैरिंग डिजाइन कैपेसिटी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये यील्डिंग तक भी नहीं जाता। इस मेंबर को हम हमेशा अवॉइड करते हैं स्टील सेक्शन के अंदर, इस टाइप के सेक्शन को हम अवॉइड करते हैं आपके पास, मतलब सिलेंडर सेक्शन हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन कैसे पूछता है? ये रहा स्टेटमेंट। अगर यहां पर लिखा आता है, जो स्टेटमेंट है ना वो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक स्टेटमेंट से फॉर्मूला आता है, क्वेश्चन आता है, और एक आता है आपके पास फॉर्मूले से, बस ये दो ही आते हैं। अगर स्टेटमेंट कहता है कि सेक्शन की कैपेसिटी है और डक्टिलिटी भी है तो प्लास्टिक कर देना, कहेगा कि मोमेंट कैपेसिटी है बट डक्टिलिटी नहीं है तो कंपैक्ट कर देना, और कहेगा कैपेसिटी यील्डिंग तक है तो कह देना सेमी कंपैक्ट, और कहेगा कि यील्डिंग भी कैपेसिटी नहीं है तो सिलेंडर कर देना। फॉर्मूला अगर आता है तो पहला और तीसरा तो सेम है तो ऑप्शन में नहीं आएगा, और अगर तीसरा आता है तो उसको बता देना।
हाँ, बकलिंग यील्ड से पहले हो जाती है, बिल्कुल सही। बकलिंग जो होती है आपके पास वो पहले ही हो जाती है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बेटा, आज स्टूडियो चेंज है। देवकरण बेटा, वो लास्ट में बात कर लेंगे, लास्ट के 5 मिनट में तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। चलो, ये बना लिया। और मनीष बेटा, मैं आपको बता देता हूं एक चीज, बता दे, तुम्हारा रीजनिंग बहुत खराब है, ये तो हम कह सकते हैं। तुम्हारा एसएससी के अंदर मिरर इमेज वाले क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। अगर मैं मिरर के अंदर हूं, मैं मिरर के बगैर देख रहा हूं, तो जो तुम्हें लेफ्ट में दिख रही है वो मेरे राइट में है, और जो तुम्हें लगता है कि मेरे राइट में है वो मेरे लेफ्ट में होती है। मैं बता देता हूं तुम्हें। हाँ, मेरी साइड से ही बता रहा हूं, मेरे साइड के राइट में है, ठीक है, मेरे राइट में है, इस जगह पे है, राइट वाले हैंड पर। नोट कर लिया लास्ट वाला, नोट करो इसको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मान लिया कि तुम्हें रीजनिंग आती है बस। चलो, अब मैं कुछ फेलियर की बात करता हूं, ठीक है। अब मैं कुछ फेलियर की बात करता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ फेलियर, टाइप्स ऑफ फेलियर इन बीम, ये कुछ फेलियर है जो आपके एग्जाम में आते हैं। पूछता है कि भाई बीम में लोडिंग लगने पर कैसे कैसे फेल हो सकता है, ठीक है। तो मैं वही आपको बता रहा हूं, मैं आपको वही बता रहा हूं कि यहाँ पे फेलियर किस किस वे में हो सकता है। तो पहला जो आपके पास फेलियर है, ठीक है, जो पहला आपके पास फेलियर है उसको बता देता हूं क्या कहते हैं, ठीक है। चलो, चलो, पहला आपके पास है वेब क्रिपलिंग, वेब क्रिपलिंग, अगर वेब क्रिपलिंग भी बोलते हैं, और इसी को बोला जाता है आपके पास वेब क्रिपलिंग, ठीक है। तो बेटा आप कंफ्यूज मत हो ना, ये दोनों नाम एक ही है, मतलब ये दोनों चीजें आपके पास एक ही है, ठीक है। रुकिए बेटा, ये बात देख लेते अगर हो सके तो, ठीक है, देख लेते अगर हो सके तो।
चलिए चलिए स्टार्ट करें। अब क्लियर है? ठीक है, चलो। तो मैं कहना चाह रहा था कि आपके पास जो बीम के अंदर पहला फेलियर है उसका नाम क्या है? वेब क्रिपलिंग और वेब क्रिमलिंग। तो आपने आपके पास देखा था कि एक क्वेश्चन मैंने क्या था कि जब फर्स्ट कनेक्शन के अंदर बता रहा था तो मैंने क्या था कि एक हॉट रोल सेक्शन हम बीम में यूज करते हैं और उसका रीजन आपके पास कहाँ मिलेगा? बीम के अंदर। तो मैं अभी वही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, आप सभी ने देखा भी होगा, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपसे? अभी मैं बात कर रहे हैं किसकी? वेब क्रिपलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं वेब क्रिपलिंग की, या फिर हम बात कर रहे हैं वेब क्रिपलिंग की। दोनों का मतलब आपके पास क्या है? सेम ही है। तो होता क्या है कि अगर आप आरसीसी में पढ़ते हैं या फिर टोस में पढ़ते हैं या फिर सोम में पढ़ते हैं तो आपको ये जो आई सेक्शन है, आपको जो ये आई सेक्शन है वो बेटा आपको ऐसे मिलते होंगे। क्लियर? आप बताइए कि अगर आप देखोगे, ठीक है, ठीक है, तो आपको सेक्शन ऐसे ही मिलते होंगे। क्या हुआ बेटा? अब क्लियर है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे तो। ठीक है, चलो। तो मैं क्या कह रहा था कि सेक्शन आपको ऐसे दिखता है बाकी सब जगह पर, और हमारे यहां पर सेक्शन कैसे मिलता है? हमारे यहां पे सेक्शन मिलता है कुछ ऐसे, ठीक है। कुछ सेक्शन मिलता है आपके पास ऐसे, ऐसे, ठीक है। होता क्या है पता नहीं बेटा, अब नेट का तो कैसे बताएं अब, ठीक है। तो होता क्या है कि जब यहाँ पे लोड लगता है, ठीक है, जब यहाँ पे लोड लगता है तो लोड इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, लोड इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके पास में, ठीक है, इस तरीके से। पर जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सेक्शन नहीं मिला, जैसे अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको सेक्शन नहीं मिला। अब आपके पास क्या हुआ कि स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था और पता चला यहाँ पे सेक्शन नहीं है, इस कारण से ये बेटा यहाँ से, ठीक है, इस कारण से आपके पास क्या होता है कि ये यहां से फेल हो जाती है, ये यहां से क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। मतलब जब भी आपके पास लोड लगता है, और लोड आपके पास कैसा आता है, याद रखना कि यहाँ पे आपके पास जो लोड है वो आपके पास कैसा है? कंसंट्रेटेड लोड। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड लोड। अगर आपके पास ये ऑप्शन में नहीं आया तो वो आपके पास क्या लिखेगा? आपके पास पॉइंट लोड। क्या लिखेगा? पॉइंट लोड लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है? हैवी कंसंट्रेटेड लोड लगता है। करवा लिया बेटा चेक, देख लिया, मैं जाकर आया था अभी, ठीक है। चलो क्लियर है क्या आप सभी का? बताइए। जल्दी से बताइए बेटा। ठीक है, तो जैसे ही कंसंट्रेटेड लोड लगता है तो लोड ट्रांसफर होने लगता है, और लोड ट्रांसफर जहां पे होने लगता है तो जंक्शन पे उसको सेक्शन नहीं मिलता, जिस कारण से वो क्या कर जाता है? फेल हो जाता है। कहां से? जंक्शन पे से। तो इस फेलियर से बचने के लिए मैं क्या करता हूं, जो सेक्शन मेरे पास होता है उसको मैं यहां से, जैसे स्ट्रेस ट्रांसफर होती है ना, उसी तरीके से सेक्शन को बना देता हूं। मतलब अब लोड आपके पास अगर आता है, अगर आपके पास अब लोड अगर आपके पास आता है तो कैसे होगा? इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बिल्कुल ग्रेजुअल इस तरीके से ट्रांसफर होगा, ठीक है। और ट्रांसफर होता हुआ कहां चल जाएगा? आपके पास बॉटम में चल जाएगा। क्लियर? तो मतलब आपके पास यहां पे क्या होता है, ठीक है, क्या होता है कि जैसे लोड लगता है तो लोड ट्रांसमिशन कारण से जंक्शन पे से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसी कारण से हम जो सेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो कैसा करते हैं? कुछ इस टाइप से, मतलब हॉट रोल सेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं, हॉट रोल सेक्शन हम क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि ड्यू टू
ये जो लोड है आपके पास वेब क्रिपलिंग, वो किस कारण से होता है? ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड। दूसरी बात, फेलियर कहां पे देखने में मिलेगा? जंक्शन पे, फ्लेंज और वेब के। बचने के लिए आपने क्या किया? बचने के लिए हमने कैसा सेक्शन ले लिया? आपके पास कैसा सेक्शन ले लिया? हॉट रोल सेक्शन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसी के बारे में आपके पास यहां पे मैं लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे? ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है, ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड, ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। क्योंकि बेटा जब इनको शेप दी जाती है ना, उस टाइम पर ये आपके पास गर्म रहता है, इसलिए इनको हॉट रोल सेक्शन बोलते हैं। जब इनको रोल देकर शेप दी जाती है ना, तो उस टाइम पर ये गर्म रहते हैं, इसलिए इनको हॉट रोल सेक्शन बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड, वेब क्रिपलिंग, वेब क्रिपलिंग फिनोमिना, वेब क्रिपलिंग फिनोमिना, ठीक है, phenomena is occur at the junction of web and flange, ठीक है, at the web and flange। याद रखना, सीधा सा पूछता है किस कारण से हुआ है? कंसंट्रेटेड लोड के कारण से। फेलियर कहां देखने को मिलेगा? जंक्शन के ऊपर। किसके जंक्शन पे? वेब और फ्लेंज के, ठीक है, वेब और फ्लेंज के। हाँ देवकरण बेटा बोलो। बेटा यही तो बता रहा हूं सुधीर बेटा, पीछे वाला। फिनोमिना बेटा यही तो है, फेलियर को बोलते हैं फिनोमिना, फेलियर को बोलते हैं, ठीक है, फेलियर को बोलते हैं यहाँ पे फिनोमिना बेटा। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया? टू अवॉइड दिस, टू अवॉइड दिस area reduction in area reduction is should be in area reduction is should be in gradually manner, should be in gradually manner। तो हमने अब क्या करा? एरिया को ग्रेजुअली वे में क्या कर दिया, ठीक है।
अब ठीक है क्या? अब क्लियर है क्या सभी का? बताइए। सभी क्लियर है क्या? बता दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो मैं क्या कह रहा था कि कंसंट्रेटेड लोड के कारण से वेब क्रिपलिंग फेलियर होता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? फिनोमेना बोल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे होता है फेलियर? लोड लगने पर ग्रेजुअली स्ट्रेस ट्रांसफर होती है और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ रुक जाता है? जंक्शन पे। तो जंक्शन पे से ही फेलियर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने क्या किया उससे बचने के लिए? जो इसका एरिया था वो इसी तरीके से आपका रिडक्शन करा जिस वे में आपके पास स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और जो ये आपके पास एरिया का रिडक्शन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं कि रिडक्शन कैसे किया है? ग्रेजुअली मैनर में। क्या किया है? ग्रेजुअली मैनर में किया है। और इसी को ही तुम क्या कहते हो? ऐसे सेक्शन को, इन्हीं सेक्शन को आप बोलते हैं क्या? हॉट रोल सेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इन्हीं सेक्शन को आप क्या बोलते हैं? हॉट रोल सेक्शन बोलते हैं। हाँ, इन्हीं को बोलते हैं हॉट रोल सेक्शन। ठीक है, तो जो आपके पास ये एरिया को रिडक्शन करते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? हॉट रोल सेक्शन बोलते हैं। बनाओ इसके डायग्राम। ठीक है, इसका डायग्राम बनाइए। और एक बात और आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या रहता है कि ये जो आपके पास रहता है एंड ये इस पार्ट को तो क्या बोलते हैं? आप फ्लेंज बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? फ्लेंज। और ये जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं। और जो ये वाला पार्ट है ना आपके पास, ठीक है, ये जो आपके पास पार्ट है, ठीक है, ये वाला, इससे बोला जाता है आपके पास जंक्शन। ठीक है, जंक्शन ऑफ वेब एंड फ्लेंज। ठीक है, और पूछ लेना आपसे कि जो जंक्शन ऑफ वेब और फ्लेंज है, ठीक है, जो आपके पास जंक्शन रहता है, बेटा मुझे लग रहा है कि तुमने नेट कुछ ज्यादा यूज कर लिया। ऐसा तो नहीं हो रहा? ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कहीं तुमने नेट ज्यादा यूज कर लिया हो कहीं आज? आप सभी का सही है क्या? आप सभी सही चल रहा है क्या? बताओ पहले। क्लियर है अब सभी का? चलो, तो अगर पूछ ले कि जंक्शन ऑफ वेब एंड फ्लेंज किससे जोड़े जाते हैं, तो याद रखना यहां पे आपके पास यूज किया जाता है। ठीक है, यूज ऑफ फिलेट वेल्ड। ठीक है, यूज ऑफ फिलेट वेल्ड। ठीक है, तो अगर भाई पूछ ले कि जो जंक्शन ऑफ वेब और फ्लेंज है, अगर आपको ऐसा सेक्शन रखना है तो किससे जोड़े जाते हैं? फिलेट वेब से जोड़ा जाता है। ठीक है, क्लियर? जो जंक्शन ऑफ वेब और फ्लेंज है वहां पे किसका यूज करते हैं? फ्लेट वेल्ड का, अगर आप ये सेक्शन यूज करते तो। बट यहां पर हम ऐसा सेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, बनाओ इसके डायग्राम बनाओ बेटा। चलो, नोट करिए इसको। नोट करिए बेटा इसको। कर लिया? कर लिया क्या? चलो, सेकंड जो आपके पास फेलियर है, सेकंड जो आपके पास फेलियर है, इसे बोलते हैं आपके पास वेब बकलिंग। क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है वेब बकलिंग बोला जाता है। वेब बकलिंग आपके पास कैसे रहता है इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो पहले बता देता हूं ये कैसे मिलता है, ये फेलियर कैसे मिलता है। दिस टाइप ऑफ फेलियर, दिस टाइप ऑफ फेलियर ड्यू टू gradually due to gradually increasing of gradually increasing of load, gradually increasing of load. ओके,
तो बेटा यहां पर मैंने क्या लिखा है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑफ लोड। इसका मतलब आपके पास क्या होता है कि अगर आपने 1 मिनट में 4 टन लगाया है तो दूसरे मिनट में कितना होगा, 8, तीसरे में 12, चौथे में 16। तो मतलब इस टाइप से जब आप लोड बढ़ाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑफ लोडिंग। ठीक है, सिंगल पीस होता है बेटा, जो हॉट रोल सेक्शन है वो सिंगल पीस होता है। देखो देखो मैंने देखो यहाँ पे लाइनिंग नहीं बनाई, मैं हमेशा इसको ऐसे बनाता हूं, इसको हमेशा ऐसे बनाते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। अगर ये कनेक्ट करा होता बेटा, अगर ये कनेक्ट करा होता तो हम कैसे बनाते, इस तरीके से। हम कैसे बनाते, इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ पे वेल्डिंग या बोल्टिंग कर देते, यहाँ पे वेल्डिंग या बोल्टिंग कर देते। ठीक है, मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब कितना होता है, सर क्वेश्चन पूछा था बेटा। अगर जो मिनिमम थिकनेस की अगर हम बात करें तो अगर प्लेट गटर के अगर पूछता है तो होता है 8 mm। अगर इन वे अदर जगह पे अगर हम बात करते हैं तो 6 mm होता है। डिपेंड करता है कि ये जो वेब है वो हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। प्लेट गटर की अगर बात करता है तो 8 रहता है, और अगर अदरवाइज बात करते हैं तो 6 रहता है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, याद रखना। प्लेट गटर के लिए ऐसा करते हैं, मैं एक जगह पे आपको थिकनेस वाला पोर्शन बता दूंगा। जैसे कि स्प्लाइस प्लेट का मैं आपको बता चुका था कि अगर मैं मेंटेनेंस कर सकता हूं तो 6 mm और मेंटेनेंस नहीं कर सकता तो 8। ऐसे ही एक टेबल उसकी भी मैं बना दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो इस चीज का। ठीक है, चलो अब मैं बात कर रहा था किसका, वेब बकलिंग का। तो किस कारण से होता है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑफ लोडिंग। कैसा होता है वो मैं अब आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास सेक्शन कैसा है, ये वाला सेक्शन है, यही वाला सेक्शन है जिसको हमें फेल करवाना है, ये वाला है सेक्शन। ठीक है, तो चलो अब लोड कैसा लगाना है, लोड कैसा लगाना है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑफ लोडिंग। याद रखना कैसा लोडिंग लगाना है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑफ लोडिंग। लगा दिया, लोड धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। लोड जैसे धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा तो बेटा ये पोर्शन कैसा हो जाएगा, ये पोर्शन आपके पास इस तरीके से। ठीक है, ये पोर्शन ऐसे करता हुआ यहां से क्या कर जाएगा, बकल कर जाएगा। यहां से करता हुआ क्या कर जाएगा, बकल कर जाएगा। तो यहां पे बकलिंग किसकी हुई है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोडिंग के अंदर बकलिंग किसकी हुई है, वेब की। इसी कारण से बेटा इस लोड को क्या बोला जाता है, वेब बकलिंग बोला जाता है। क्लियर। तो दूसरा पॉइंट यहां पे क्या लिखेंगे, इन दिस फेलियर, इन दिस फेलियर, in this failure whole web is buckle, whole web is buckle। तो इस फेलियर के अंदर पूरा की पूरा वेब क्या कर जाता है, बकल कर जाता है। तो सर हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो बेटा इससे बचने के लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहां पर आपके पास जो सेक्शन है इस तरीके से फेलियर जिसके अंदर आपके पास हो रहा है, ठीक है, इस जगह से जो आपके पास फेलियर हो रहा है उसको क्या कर दीजिए। ठीक है, उसमें क्या कर दीजिए, यहां पर तुम लगा दो चैनल सेक्शन, इस तरीके से, इस तरीके से तुम चैनल सेक्शन लगा दो यहां पर। ठीक है, इस तरीके से चैनल सेक्शन लगा दो और उसको ना कनेक्ट कर दो। ठीक है, उसको वोल्टेज से कनेक्ट कर दो। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि जैसे तुम लोड लगाओगे, जैसे तुम लोड लगाओगे ये बकल कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब साइड से क्या हो रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। साइड से क्या हो रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। बट मनीष आपने जो कहा है ना वो बिल्कुल सही है। हम दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि इसकी डेप्थ को कम कर दो। बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसकी डेप्थ को कम कर दो तो भी बच जाता है। ठीक है, बट अगर हम ये साइड से लगा देते हैं ना तो इससे भी हम बचा सकते हैं। ठीक है भाई, मान लो तुम्हें डेप्थ उतनी ही रखनी है, तुम कम नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, तुम स्टिफनर प्रोवाइड कर दोगे, और इन्हें बोलते हैं वर्टिकल स्टिफनर। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है वर्टिकल स्टिफनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, वर्टिकल स्टिफनर बोला जाता है। और किस फॉर्म में यूज करते हैं, इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ चैनल, चैनल की को लगाया जाता है यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि इससे बचने के लिए हमने क्या किया, इससे बचने के लिए हमने क्या किया, टू अवॉइड दिस फेलियर, टू
avoid this failure, channel section is used in form of vertical stiffener, in form of vertical stiffener. ओके, और पता है एक डिजाइनिंग क्राइटेरिया और भी है, ठीक है, ये एक डिजाइनिंग क्राइटेरिया आपके पास और भी है। हाँ, स्टिफनर प्रोवाइड कर दो या फिर अपने पास डेप्थ कम कर दो। जब ये डिजाइन की जाती है ना, जब ये मेंबर डिजाइन किए जाते हैं ऐसे वाले लोडिंग के लिए, तो हम ना चेक भी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक और आपके पास होता है टू अवॉइड वेब बकलिंग, क्या चेक करते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था वैसे ही होता है, चेक स्लेंडरनेस रेशियो। अब ये जो वेब बकलिंग है ना, इससे बचने के लिए दो थ्योरी होती है, एलएसएम और डब्ल्यूएसएम, अपना अपना क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है। स्टिफनर बेटा जस्ट इसके बाद वाले पार्ट में डिस्कस करूंगा, प्लेट गटर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टिफनर क्या होते हैं। मैं उसके डायग्राम आपको यहीं दिखाऊंगा मेरी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, चिंता मत करो, ये बस खत्म होने ही वाला है, इसके खत्म होते ही हम प्लेट गटर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो लैम्डा है वो आपके पास क्या होता है, 2.45 d1 अपॉन में TW, और लैम्डा डिवाइड बाय √3 d1 अपॉन में TW। ये आपके पास किसने दिया है, ये दिया है आपके पास LSM ने, ये दिया है क्राइटेरिया LSM ने, और ये जो क्राइटेरिया है वो आपके पास किसमें है, WSM के अंदर है। यहाँ पे D1 आपके पास क्या है, इसे बोलते हैं डेप्थ ऑफ वेब, क्योंकि वही फेल हो रहा है, डेप्थ ऑफ वेब को बोलते हैं D1, और TW आपके पास क्या है यहाँ पर, ये आपके पास होती है थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है, क्या होती है, थिकनेस ऑफ वेब बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलो, हाँ, सपोर्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। टोटल मिला के स्टिफनर 3 टाइप के होते हैं, एक होता है लोड बियरिंग स्टिफनर, एक होता है हॉरिजॉन्टल, और एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल के अंदर 2 आते हैं, एक इंटरमीडिएट और एक एंड, जो एंड वाला होता है उसको लोड बियरिंग बोलते हैं। तो मैं डायग्राम दिखा के बात करूंगा आपसे, ठीक है। बनाओ इसको बेटा, पहले इसको बनाओ फिर बात करते हैं। D1 तो WSM में ही लेते हैं ना, नहीं, दोनों में ही D1 रहता है, दोनों में ही D1। बना लिया बेटा इसको, ये डायग्राम बनाओ। ये वाला क्राइटेरिया बना लो। हाँ, बोलो बेटा देवकरण। बना लिया क्या बेटा, सरफराज बेटा बना लिया क्या? ओके बेटा, बोल देंगे। कल मंडे है ना, शायद मंडे से स्टार्ट हो, ऐसा होगा, ठीक है। बना लिया, ये आगे चले।
ठीक है बेटा, मैं आज कह दूंगा, ठीक है, मैं आज कह दूंगा आपको, कल बता दूंगा मैं, या फिर आपको अपडेट हो ही जाएगा रात तक, ठीक है। चलो मैं जाके बता दूंगी ये बात। डायगोनल बकलिंग, ठीक है, क्या है डायगोनल बकलिंग? क्यों होता है पहले वो बताता हूं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फेलियर, दिस टाइप ऑफ फेलियर will generally occur when flange is subjected to eccentric लोडिंग। याद रखना यहां पे फ्लेंज होगा, यहां पे, हाँ बेटा थर्ड है, ये तीसरे वाला फेलियर है जिसे बोलते हैं डायगोनल बकलिंग, ठीक है। नहीं बेटा अभी है, बट थोड़ा सा वो चल रहा है, मतलब कि गेट का पेपर चलता रहता है अभी, इसलिए है ना, इसलिए हो रहा अभी। सर मंडे से आपका क्लास लग जाएगा जहां तक मुझे है, ठीक है, बाकी अपडेट हो जाओगे आप। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो डायगोनल बकलिंग है वो आपके पास कहां पर होती है? फ्लेंज में होती है। किस कारण से होती है? इसेंट्रिक लोडिंग के कारण से होती है। तो आपको पता तो होगा कि इसेंट्रिक लोडिंग कैसे होता है, कि जब लोड सीजी से पास ना करे तो उसे बोलते हैं इसेंट्रिक लोडिंग, ठीक है। तो कैसा होता है मैं दिखा देता हूं आपको, कि ये आपके पास हो गया कॉलम, ठीक है, ये बीम हो गया आपके पास इस तरीके से, ये आपके पास बीम हो गई, ठीक है। और आपको पता है कि ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ एक्सिस हो गया, पर जो लोड लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो आपके पास कुछ इसेंट्रिसिटी से लग रहा है, आपके पास इस सीजी से। तो अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके से, ये आपके पास कुछ इस तरीके से बकल कर जाएगा, इस तरीके से आपके पास बकल कर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बकल कर जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल बकलिंग किस कारण से हो रही है? फ्लेंज के कारण से। और किस कारण से हो रही है? ड्यू टू इसेंट्रिक लोडिंग, ठीक है, जो कि बेटा इस टाइप में होती है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगेन बचना है इस फेलियर से। तो अब आपके पास यहाँ पे पता है क्या करोगे, कि यहाँ पे जो आपके पास ये आपके पास जो आई सेक्शन है उसको हमें पता चल गया कि फ्लेंज फेल हो रहा है, और वो भी बकलिंग में। तो हमने क्या करा, हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एंगल सेक्शन प्रोवाइड कर दिए इस तरीके से, यहाँ पे हमने एंगल सेक्शन प्रोवाइड कर दिए इस तरीके से, और इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। इन्हें बोला जाता है आपके पास क्या, इन्हें बोला जाता है आपके पास हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, ठीक है, इन्हें बोला जाता है आपके पास क्या, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। और ये किसकी यूज में यूज करते हैं? इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एंगल सेक्शन, इन फॉर्म ऑफ एंगल सेक्शन, ठीक है, एंगल सेक्शन के टर्म्स में इनको यूज करते हैं। हाँ स्टिफनर जो भाई लंबे लंबे है वर्टिकल, और जो ऐसे जा रहा है उन्हें क्या बोल देंगे? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वाले के अंदर ऐसे रहता है आपके पास, एंगल प्रोवाइड कर देते हैं आप, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं ये कुछ बातें यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके पास, ठीक है। तो फ्लेंज हो रहा है इसेंट्रिक लोडिंग के कारण से। बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू अवॉइड दिस फेलियर, टू अवॉइड दिस फेलियर, ठीक है, टू अवॉइड दिस फेलियर प्रोवाइडिंग हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, ठीक है, प्रोवाइडिंग हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर इन द कंप्रेशन जोन, इन द कंप्रेशन जोन, ठीक है। तो तुमने हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लगा दिए कहां पे? कंप्रेशन जोन में, ठीक है। नोट कर लो बेटा इसको नोट कर लो एक बार।
क्लियर क्या बेटा? सुदीप बेटा, प्लेट कटर, देखो ये तुम्हारे पास प्लेट कटर है, ये तुम्हारे पास ऐसे ये वेब है, तो इसके ऐसे लगे होते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल वाले ऐसे लगे होते हैं इसके पैरेलल। तो ये जो लग रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल है और ये जो लग रहे हैं वो वर्टिकल है, ठीक है। सिर्फ 30 पेज बच रहे हैं ओनली, मान के चलिए 85% हो चुका है, ठीक है, 85% हो रहा है। थिकनेस को लेकर जो टेबल थी वो मैं बता रहा हूं आपको, थिकनेस को लेकर जो टेबल थी वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। थिकनेस को लेकर जो टेबल थी वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर क्या होता है यहां पर, ठीक है। यहां पे आपके पास होता है मिनिमम थिकनेस, यहां पे आपके पास क्या होता है मिनिमम थिकनेस, और ये आपके पास क्या है मेन मेंबर, ठीक है। ये आपके पास क्या है मेन मेंबर, मेन मेंबर की बात कर रहा हूं, अगर आपके पास आता है तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन ढंग से करना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलो पहला आपके पास क्या होता है, कहता है नॉट एक्सपोज टू वेदर, नॉट एक्सपोज टू वेदर, मतलब कि वेदर से एक्सपोज नहीं है, ठीक है। तो होता है आपके पास 6 mm। क्वेश्चन को अच्छे से करके आना, देखना नॉट एक्सपोज टू वेदर के लिए कितना है 6। अगर कहता है एक्सपोज टू वेदर, कहता है एक्सपोज टू वेदर, बट साथ में क्या लिख देता है बट, ठीक है, एक्सपोज टू वेदर बट मेंटेनेंस कैन डन, ठीक है, बट मेंटेनेंस कैन बी डन, ठीक है। तो भी कितना होगा 6, मतलब एक्सपोज टू वेदर है, पर तुम वहां पर डेली मान कि साल में 6 महीने के बाद में तुम उसको क्या कर सकते हो मेंटेनेंस कर सकते हो, ठीक है। किस चीज में सर वो तो डिस्क्राइब करो। अरे मेन मेंबर भाई, मेन मेंबर, मेन मेंबर का मतलब होता है कि जिनके ऊपर लोड आते हैं। सेकेंडरी मेंबर, मेन मेंबर को जो मेंबर बचाते हैं उन्हें सेकेंडरी कहते हैं, तभी तो मैंने लिखा है मेन मेंबर। सीधा क्वेश्चन पूछेगा मेन मेंबर या सेकेंडरी मेंबर। अरे बताया तो सही, यही जो टेबल है वो किसकी है, आपके पास मेन मेंबर के लिए मिनिमम थिकनेस की है। टेबल से आपको हेडिंग पता नहीं लग रहा, मेन मेंबर के लिए मिनिमम थिकनेस, क्या आपको अभी भी हेडिंग पता नहीं लग रहा? तीसरा एक्सपोज टू वेदर, एक्सपोज टू वेदर एंड मेंटेनेंस कैन नॉट बी
डन। ये कह दो मेंटेनेंस, ठीक है, या लिख दो आपके पास सीधा ही मेंटेनेंस इज नॉट एसेसिबल, इज नॉट एसेसिबल, ठीक है। मतलब जहां पे तुम्हारा ये आपके पास एक्सपोज टू वेदर है, ठीक है, तो वहां पर आपके पास क्या नहीं हो सकता, एसेसिबल नहीं है, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, 8 mm होता है। बेटा मैं यहाँ पे सभी जगह की बात बता दिया, अगर मैं यहाँ मेंबर लिखने लगा ना तो मैं पता है यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ में बीम लिखूंगा, यहाँ में कॉलम लिखूंगा, यहाँ में फ्लेंज लिखूंगा, यहाँ में आपके पास प्लेट लिखूंगा, यहाँ में आपके पास जितनी चीज आती है ना वो सब यहाँ पर आ गई, क्योंकि मैंने ना एक नाम लिख दिया, मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया मेन मेंबर। तो मेन मेंबर का मतलब सेक्शन नहीं होता, मेन मेंबर मतलब हर जगह जहां पे लोड आ सकता है वो आपके पास मेन मेंबर होता है। समझे क्या सरफराज बेटा? अगर नाम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए उन सबको क्या लिख दिया, मेन मेंबर लिख दिया। सेकेंडरी मेंबर जो मेन मेंबर को बचाते हैं, अब तो आप देख लो कि मेन मेंबर को जो बचाता है वो कौन कौन से हो गए, ठीक है, ऐसे होता है आपके पास, ठीक है। तो देखो ये 3 आपके पास ये मेन मेंबर के लिए है। क्या कहता है कि एक्सपोज टू वेदर नहीं है, मतलब कमरे के अंदर है 6, तुमने ओपन की तरफ बना दिया और तुम वहां मेंटेनेंस कर सकते हो तो 6, तब भी 6, तुमने लगा दिया ऐसी जगह पे जहां तुम मेंटेनेंस कर ही नहीं पाते तो कितना, 8, तो 8। हाँ बिल्कुल सही, सेकेंडरी मेंबर गैसेट प्लेट हो गया, मेंबर के जस्ट नीचे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्प्लाइस प्लेट हो गया, ठीक है। चलो अब मैं यहां पे बता रहा हूं किसके लिए, सेकेंडरी मेंबर के लिए। सेकेंडरी मेंबर, सेकेंडरी मेंबर के लिए आए और पूछ ले आपसे क्या, सेकेंडरी मेंबर आए और आपसे पूछ ले क्या, मिनिमम थिकनेस, क्या पूछ ले, मिनिमम थिकनेस बताओ। तो याद रखना ये आपके पास एक्सपोज टू वेदर हो, एक्सपोज टू वेदर हो, या फिर आपके पास आए नॉट एक्सपोज टू वेदर, नॉट एक्सपोज टू वेदर, ठीक है। इन दोनों ही केस में ये कितनी होती है, 4.5 mm होती है, कितनी होती है, 4.5 mm होती है, ठीक है। ठीक है, बनाओ इसको। बना लिया क्या बेटा? हाँ दोनों का सेम ही रहता है, सेकेंडरी मेंबर अंदर छुपे हुए रहते हैं, इसलिए मतलब 2 मेंबर है उनके बीच में कहीं तुमने सेकेंडरी लगा दिए इस तरीके से, ठीक है, तो वो आपके पास थोड़े छिपे ही रहते हैं अंदर की तरफ, इस कारण से। अगर वो एक्सपोज टू वेदर है और एक्सपोज टू वेदर नहीं है तो भी वो कवर ही रहते हैं साइड से, इसी कारण से। मेंटेनेंस का भी बता दो बेटा, इसमें मेंटेनेंस हो या ना हो दोनों बता दिए ना, एक्सपोज टू वेदर, एक्सपोज टू वेदर ना हो, दोनों के लिए मेंटेनेंस करो या मत करो, मिनिमम इतना तो रखना ही रखना है, ठीक है बेटा। चलिए, इसके अलावा जैसे आपको कॉलम का याद है, 2 फिक्स था, ठीक है, कॉलम का याद है क्या, जब आपके पास 2 हिंज थे तो 1,
दो फिक्स थे तो 0.65, और एक फिक्स और एक हिंज था तो 0.8 आपके पास था। एक फिक्स था और एक आपके पास रोलर सपोर्ट था तो आपके पास 1.2। एक हिंज और एक गाइडेड रोलर तो कितना था 2। एक फिक्स और एक फ्री था वो कितने थे 2। याद है सभी आपको? याद है आपको? है ना? ऐसे ही आपके पास बीम के अंदर भी होती है, ऐसे ही आपके पास बीम के अंदर भी होती है बेटा, ठीक है? ऐसे ही बीम के अंदर भी होती है। उससे पहले एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं आपके पास, ठीक है? उससे पहले आपके पास एक पार्ट आता है वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो, फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, ठीक है? फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस ये क्या कहता है, ठीक है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, इस चीज को अच्छे से पढ़ना। उसके बाद में हाँ डिजाइन वैल्यू ही कह रहा हूं मैं, डिजाइन वैल्यू ही कह रहा हूं बेटा, ठीक है? डिजाइन वैल्यू बताऊंगा अभी आपको, ठीक है? देखो क्या कहता है, फर्स्ट पहले कहता है, ठीक है? ऐसे आती है टेबल, टाइप्स ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, टाइप ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। फिर यहां पे आपके पास क्या रहता है, ठीक है? फिर आपके पास यहां पे क्या होता है, ठीक है? ठीक है, यहां पे बात करेंगे कि वो कौन सा इफेक्ट है, ठीक है? किसके कारण से हो रहा है, ड्यू टू, किस कारण से हो रहा है। यहां पे लिखेंगे आपके पास अफेक्टेड पोर्शन, ठीक है? क्या लिखेंगे, इफेक्टेड पोर्शन, इफेक्टेड पोर्शन। ये यहां से कुछ भी आ सकता है, इस जगह से आपके पास कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है? और एक और आपके पास बनता है वो और बता देता हूं, हाउ टू अवॉइड, हाउ टू अवॉइड। आपके पास इन चारों में से कुछ भी आ सकता है। अब देखते जाना, अच्छे से समझते जाना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत जरूरी है ये, ठीक है? पहला कहता है फर्स्ट कंप्रेसिव फोर्स, नाम एग्जाम में क्या आता है, फर्स्ट कंप्रेसिव फोर्स, फर्स्ट कंप्रेसिव फोर्स। तो ये किस कारण से जनरेट होता है, ड्यू टू शियर। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आया कि फर्स्ट कंप्रेसिव फोर्स मेंबर में किस कारण से जनरेट होता है, तो आंसर क्या होगा, शियर। ओके, जब भी शियर आता है तो बताओ मैंने कौन सा अफेक्टेड पोर्शन बताया है, बताओ। मैंने कहा था कि एक जगह पे शियर मैक्सिमम पाया जाएगा और फेलियर के चांस भी वहां पर होंगे। बताओ, तुम्हें आंसर बताओगे, बताओ क्या करेंगे, वेब, बिल्कुल सही, ठीक है? तो अफेक्टेड एरिया कौन सा होगा आपके पास, एरिया ऑफ वेब। तो एरिया ऑफ वेब में हो रहा है, वेब के अंदर हो रहा है, तो कैसे बच सकते हो, क्या पूछेगा, फर्स्ट कंप्रेसिव फोर्स से कैसे बचा जाएगा, बताओ। भाई वेब बकल कर रही है तो तुम क्या करोगे, जो इसकी डेप्थ थी, जो इसकी डेप्थ थी, डेप्थ ऑफ वेब इज रिड्यूस, इज रिड्यूस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, पहला कंप्रेसिव फोर्स किस कारण से आता है, शियर। कौन सा एरिया होगा, वेब। कैसे बच सकते हैं, डेप्थ ऑफ वेब को कम करके। ऐसे ही आपके पास दूसरा जो पोर्शन बनता है, अच्छे से समझना बेटा, ठीक है? सेकंड कंप्रेसिव फोर्स, सेकंड कंप्रेसिव फोर्स। सेकंड कंप्रेसिव जो फोर्स है वो मैं कहना चाह रहा हूं कि वो किस कारण से आ रहा है, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। किस कारण से आ रहा है, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। तो बताओ बेंडिंग एरिया के कारण से कौन सा एरिया अफेक्टेड होगा, बताओ कौन सा एरिया अफेक्टेड होगा, फ्लेंज, बताओ सही, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है? तो क्या लिखोगे, ठीक है? अफेक्टेड एरिया, एरिया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू कंप्रेशन फ्लेंज, न्यूट्रल एक्सिस टू कंप्रेशन फ्लेंज। बचने के लिए क्या करोगे, जो फ्लेंज एरिया बकल कर रहा है, बचने के लिए क्या करोगे, बताओ। बचने के लिए क्या करोगे, नहीं नहीं स्टिफनर हटा दो, स्टिफनर हटा दो, और बताओ, स्टिफनर वाली कहानी हटाओ, और बताओ। तुम दोनों में स्टिफनर बता दिए। जब ये
चौड़ाई ज्यादा होती है ना तो ही वो बकल करता है। जो आपके पास ये जो विड्थ होती है, ठीक है, ये जो आपके पास विड्थ ज्यादा होती है ना, तभी आपके पास ये वाला पोर्शन बकल कर पाता है। ये बात याद रखिए, ये यहाँ पे है और ये आपके पास तभी तो बकल कर रहा है क्योंकि ज्यादा बड़ी है। अगर मैं इसको ही छोटा कर दूंगा, अगर मैं इसको ही छोटा कर दूंगा तो क्या हो पाएगा, क्या हो पाएगा, क्या नहीं ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, width of compression flange is reduced, width of compression flange is reduced, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की, अब बात करते हैं आपके पास थर्ड की, इसे बोलते हैं थर्ड कंप्रेसिव फोर्स। तो मैं कह रहा हूं कि थर्ड कंप्रेसिव फोर्स किस कारण से आता है, मैंने लिख दिया यहां पर ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड, ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड। तो बताओ फेलियर कहां पर होगा, बताओ फेलियर कहां पर होगा, गसट प्लेट नहीं बेटा, कनेक्शन हटा दो यहां से। बताओ फेलियर कहां होगा, जंक्शन पे। किसके जंक्शन पे, जंक्शन किसके, जंक्शन ऑफ वेब एंड फ्लेंज। और बचने के लिए तुमने क्या किया था, बचने के लिए तुमने क्या किया था बताओ, हॉट रोल सेक्शन, बिल्कुल सही। एरिया रिडक्शन इन, एरिया रिडक्शन इन ग्रेजुअली मैनर, रिडक्शन इन ग्रेजुअली मैनर। तो यहां पर जो आपके पास एरिया है उसको कैसे प्रोवाइड कर दोगे, ग्रेजुअली वे में, ठीक है। तो एरिया रिडक्शन इन ग्रेजुअली मैनर, क्लियर। तो ये आपके पास तीन फोर्स है जो आपके एग्जाम में पूछता है, और जब आता है ना तो पता नहीं चलता स्टूडेंट को क्या कर चुका वो। तो आप इसको बना लो अच्छे से, इसको अच्छे से बना लो। ये 9 की 9 क्वेश्चन है आपके पास, ये 9 की 9 क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कुछ भी आ सकता है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। बेटा कंफ्यूजिंग के लिए बोलता है, मतलब होता क्या है कि वो मान के चलता है कि इनके कारण से, ठीक है, ओके, मान के चलता है इनके कारण से बकलिंग हो रही है, बकलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं बकलिंग हो रही है। और वो बकलिंग किस कारण से होती है, हमेशा कंप्रेशन के कारण से। इस कारण से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे तीनों के कारण से बकलिंग में फेल होते हैं, और कहीं ना कहीं बकलिंग कंप्रेसिव के कारण से होती है। तो इन्हीं सारे इफेक्ट को क्या बोल दिया, कंप्रेसिव बोल दिया, ठीक है। दोनों को कम करेंगे, किसको, विड्थ है बेटा, विड्थ ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज इज रिड्यूस। कंप्रेशन वाली करेंगे ना, क्योंकि कंप्रेशन वाली बकल कर रही है, टेंशन में दिक्कत नहीं है, टेंशन में दिक्कत नहीं होता। बना लिया क्या, बना लिया। चलो अब एक इंपॉर्टेंट बात और, जो आपके पास आईएएस में पूछा, जो आपके पास ठीक है, क्या कहता है, देखो ये आपके पास है आई सेक्शन, ये आपके पास आई सेक्शन है, ठीक है, और ये है आपके पास हॉट रोल सेक्शन, ये है आपके पास हॉट रोल सेक्शन, ठीक है। इसे कहते हैं बिल्डअप आई सेक्शन, इसे क्या कहते हैं, बिल्डअप सेक्शन, बिल्डअप आई सेक्शन। और इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हॉट रोल सेक्शन। ये जो आपके पास तीनों जो ऊपर फेलियर हो रहे हैं ना, जो ये ऊपर तीनों फेलियर हो रहे हैं, इनमें ये फेलियर होता ही नहीं,
ये चीजें हर चीज में आपके पास रहता है। तो यहाँ पर पता है हम क्या लिखते हैं, नोट करके लिखना, याद रखना, नोट करके लिखना। क्या लिखेंगे, वेब बकलिंग, वेब बकलिंग, ठीक है। या फिर आपके पास आ जाए लोकल बकलिंग, लोकल बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, लोकल बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज प्लेट, फ्लेंज प्लेट एंड वेब क्रिपलिंग, ठीक है, वेब क्रिपलिंग are not checked for, are not checked for, not checked for hot roll section। याद रखना ये बात बहुत जरूरी है, सब थोड़े क्वेश्चन भी करवा दिया करो बेटा। देवकरण क्वेश्चन की बात ये रही, मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते ना तो आप मुझे बता देना, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। हाँ 67, 87 और 55 कुछ वैल्यू होती है, बट ये सारी की सारी किसके लिए होती है, इनके लिए होती है। और वो जो वैल्यू है वो सिर्फ कन्वेंशन में काम आती है, इसमें नहीं आती, ठीक है, कन्वेंशन में काम आती है। ठीक है, तो याद रखना ये जो लाइन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हॉट रोल सेक्शन को किस में चेक नहीं किया जाता, इनमें चेक नहीं किया जाता। क्यों नहीं करते, अब ये बात सुनो। वेब बकलिंग तुम्हें पता है कब होगा, जब ये चीज ज्यादा होगी। तो ये बनाए इस तरीके से जाते हैं, ये बनाए इस तरीके से जाते हैं कि फेल ना हो, ठीक है। दूसरी बात, लोकल बकलिंग किसकी होती है, फ्लेंज की। यहां फ्लेंज ज्यादा बड़ा नहीं रखते। और तुम्हें मैं वेब क्रिपलिंग का बता ही चुका हूं कि यहाँ पे जो ये एरिया रिड्यूस करते हैं वो कैसे किया है, जैसे स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसी कारण से इन तीनों के लिए हॉट रोल को चेक नहीं करना पड़ता। क्लियर, क्लियर क्या बेटा? बना लिए सभी ने? चलो अब लास्ट बात करते हैं कि बिल्डअप सेक्शन होते क्या है। डिजाइन ऑफ, ठीक है, डिजाइन ऑफ बिल्डअप सेक्शन क्या होता है। देखो तुम्हें थोड़ा सा डिजाइनिंग बताता हूं, उसके बाद अकॉर्डिंग तुम समझ जाओगे, ठीक है। होता क्या है, हमें जब क्वेश्चन करते हैं ना, जब आपने कभी कन्वेंशन क्वेश्चन करे होंगे आपके पेपर में, तो आप जेड रिक्वायर्ड निकालते थे कैसे, m अपॉन में सिग्मा, सिग्मा परमिसेबल, परमिसेबल इन बेंडिंग, परमिसेबल बेंडिंग, इससे डिवाइड करके, ठीक है। तो आपका कुछ जेड रिक्वायर्ड आता था, आप क्या कहते थे कि भाई जो मैं जेड प्रोवाइडेड करूंगा ना, जो मैं जेड प्रोवाइडेड करूंगा वो हमेशा जेड रिक्वायर्ड से क्या होना चाहिए, ज्यादा। ये होता है डिजाइनिंग क्राइटेरिया। ये क्या होता है, डिजाइनिंग क्राइटेरिया। है ना, याद आ रहा है ना आप लोगों को कि जो भी हमारा जेड रिक्वायर्ड आता था वो हम प्रोवाइड जो करते थे वो हमेशा जरूरत से क्या करते थे, ज्यादा करते थे, ठीक है। जो भी हम प्रोवाइड करते थे वो जरूरत से क्या करते थे, ज्यादा करते थे, ठीक है। तो अब आपने क्या हुआ, इस जरूरत इसके अकॉर्डिंग मैं कहां पे गया, स्टील टेबल में। मैं स्टील टेबल देख रहा हूं, स्टील टेबल देख रहा हूं, किसको निकालने के लिए, इस हॉट रोल सेक्शन को निकालने के लिए। मुझे क्या पता चला, मुझे क्या पता चला
कि कोई सेक्शन ही नहीं है जो मुझे प्रोवाइड करना है, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन ही नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब आप क्या लिखोगे, ठीक है, यहां लिखोगे इफ hot roll section, if hot roll section is not available, if hot roll section is not available for required section modulus, for required section modulus, then build up section is required। याद रखने बात, तुम्हें बिल्डअप सेक्शन का जरूरत कब पड़ेगा, एक नोट में चंद्र नहीं, WSM में नहीं है, ठीक है, तो हम WSM में नहीं है बेटा, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब तुम्हारे पास जो हॉट रोल सेक्शन है वो रिक्वायर्ड मॉडुलस के लिए है ही नहीं, तो तुम्हें पता है क्या करना पड़ता है, तुम्हें, ठीक है, तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें इस सेक्शन के साथ में, तुम्हें इस सेक्शन के साथ में तुम्हें ऊपर और नीचे, यहां पर इसके टॉप पर और इसके बॉटम पे, इसके टॉप पर और इसके बॉटम पे तुम्हें प्लेट लगानी पड़ती है। तुम्हें टॉप और बॉटम पे क्या लगानी पड़ती है, अरे WSM होती है बट हमारे सिलेबस में बीम नहीं आती WSM से। विपिन बेटा आपके पास होती है बट आपके सिलेबस में बीम नहीं आती। ठीक है, चलो, अरे ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, ऑलरेडी तुमने फैक्टर ले रखा है, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि तुम्हें टॉप और बॉटम पे क्या लगानी पड़ती है, प्लेट लगानी पड़ती है। और जब ये जो अरेंजमेंट होता है ना, ये जो अरेंजमेंट होता है इसे बोलते हैं बिल्डअप सेक्शन। मतलब तुम्हें इसका आई सेक्शन पता है, ठीक है, पहले तुम्हारे पास डेप्थ ये थी, तुम्हारे पास पहले डेप्थ यहाँ पे ये थी, अब तुम्हारा क्या हुआ, तुमने डेप्थ को बढ़ा दिया, और जब भी डेप्थ बढ़ेगा तो b इंटू डी का क्यूब अपॉन में 12 वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब भी आपका ये जो बढ़ेगा तो आपका जो मोमेंट ऑफ जो सेक्शन मॉडुलस है वो भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि z आपके पास क्या होता है i अपॉन में y मैक्सिमम होता है, अगर तुम ये बढ़ा रहे हो तो ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब जो मुझे आपके पास सेक्शन रिक्वायरमेंट चाहिए वो मेरा यहाँ से कवर हो जाएगा, बट कुछ यहाँ से डाटा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या जरूरी होता है। ठीक है, क्या क्या जरूरी होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। पहली चीज आपके पास क्या जरूरत होती है कि इसकी जो थिकनेस होती है, ठीक है, तो क्या लिखते हैं, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट should not thicker than, should not thicker, ठीक है, thicker than flange plate, flange plate। ओके, मतलब बेटा इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये डिजाइन क्राइटेरिया है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, तुम इसको इससे कैसे कनेक्ट करोगे, आपके पास बोल्ट से या वेल्ड से। आप इसको किससे कनेक्ट करोगे, या बोल्ट से या फिर आपके पास वेल्ड से। तो अगर बोल्टेड से करते हो फॉर, ठीक है, फॉर बोल्ट या फिर कह दे रिविट कनेक्शन, फॉर बोल्ट या फिर रिविट कनेक्शन, इन दोनों में से कोई सा भी हो, ठीक है, इन दोनों कनेक्शन के लिए आपके पास क्या होता है, ठीक है, तुम क्या निकालोगे, फॉर बोल्ट और रिविट कनेक्शन के लिए तुम यहां से क्या निकालोगे, नेट एरिया निकालोगे। तो नेट एरिया आपके पास क्या रखोगे, ग्रोस एरिया माइनस आपके पास बोल्ट होल या रिविट होल, बोल्ट होल
या फिर रिविट होल। तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो होल कंसिडर करते हैं वो कितना कंसिडर करते हैं, 13% ऑफ ग्रोस एरिया। तो याद रखना यहाँ पे जो बिल्डअप सेक्शन बनाया जाता है तो वहां पे प्लेट के अंदर जो होल होता है वो कितना होगा, 13% होगा। इसलिए एरिया पहले से ही ज्यादा लेना, आपके पास 13% ज्यादा, ठीक है। तो रिविट जो होल होता है वो जनरली कितना कंसिडर करते हैं, यहाँ पे 13% कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या बात रहती है कि जो भी आप यहाँ पे बना रहे हैं इसका जो आपके पास विड्थ होता है यहाँ से वो कभी भी 16t से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या है, विड्थ ऑफ फ्लेंज, विड्थ ऑफ फ्लेंज on one side should not more than 16t, ओके। और यही आपके पास जब सिंगल एंगल बनाते हो ना, कहां पे था वो सिंगल एंगल, कहां पे था, कहां पे, इससे याद आया 16 इसका रहता है, ठीक है, ठीक है, ये रहा। और जब ये सिंगल होता है ना, ये जो एक साइड का रहता है सिंगल के लिए, तो बेटा ये आपके पास 12t से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए 12t और इसके लिए रहता है 16t, ठीक है। याद रखना है बात। अगर इस एंगल की बात कर रहा है तो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12t से। और जब की बात करें अगर हम इसकी, अगर हम बात करें इस वाले की, तो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 16t से। क्लियर है क्या सभी को ये बात, बताओ जल्दी से, सभी बताइए जल्दी से, क्लियर है क्या ये बात। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि इसका एरिया का प्लेट फॉर्मूला पूछते हैं कि भाई प्लेट कैसे निकाला जाता है। तो आपके पास इसका फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है कि जेड हमें कितना प्रोवाइड करना है, मतलब जेड मेरा कितना रिक्वायर्ड है, माइनस आपके पास जो जेड ISSMB जो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो तुमने मान लिया कि तुम कौन सा ले रहे हो, ISMB डिवाइड बाय डी। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए, एरिया ऑफ प्लेट निकालने का फॉर्मूला है। ये किसका है ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ कवर प्लेट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। तो आप कैसे प्रोवाइड करोगे, जितना भी ये एरिया आ रहा होगा आधा ऊपर और आधा नीचे, अगर सिंगल कवर दे रहे हो तो, और डबल कवर प्लेट दे रहे हो ऊपर भी और नीचे भी, तो कितना करोगे, आधा आधा करोगे। बनाओ इसको। बेटा यहां पर आपके पास क्या होता है कि यहां पर इसके ऊपर कवर प्लेट कर देते हैं। तो कवर प्लेट के कारण आप होल करोगे ज्वाइन करवाने के लिए, ये फ्लेंज हो गया, ये कवर प्लेट हो गया, तो इनको ज्वाइन करवाने के लिए आप होल करोगे। तो होल कितने एरिया पे हो सकता है, 13% पे हो सकता है, ठीक है। सुधीर बेटा होल कितने पे हो सकता है कनेक्शन करने के लिए, इन कवर प्लेट पे ओनली 13% पर होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, 13 से ज्यादा यूज नहीं करते, जनरली 13% कंसिडर करते। ऊपर करें, हाँ इसको बोलते हैं बिल्डअप सेक्शन। ये जो अरेंजमेंट है इसे ही बोलते हैं आपके पास क्या, चलो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा।
देव कह रहा है कि 45 दिन में कैसे पढ़ सकते हैं। ये तब हो पाता है कि जब आप चीज़ों का रिवीजन कर रहे होंगे। मतलब अगर आप 45 दिन के अंदर मात्र पेपर क्लियर करना चाहते हो तो उससे पहले ये जरूरी है कि आपके सारे सब्जेक्ट हो जाए। ये भी जरूरी है क्योंकि अगर सब्जेक्ट आपके पास नहीं होता तो नहीं बनेगा। 45 दिन में कैसे पढ़ पाओगे? अगर एक सब्जेक्ट को भी पढ़ने पर बैठोगे ना तो मान के चलो 10 से 15 दिन लग जाते हैं। ये मिनिमम टाइम बता रहा हूँ किसी सब्जेक्ट को करने के लिए, ठीक है। अब आपके पास क्या बात होती है कि पहली बात सारे सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए, आपने पढ़ रखे हों। दूसरी बात क्या रहती है कि 45 दिन वाली बात बता रहा हूँ, 45 दिन में कैसे करते हैं। पहली बात सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हों। दूसरी बात क्या होती है कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, जिसका आप पढ़ चुके हैं, उसका आप रिवीजन कर रहे होंगे, उसका आप रिवीजन कर रहे होंगे तो उसके आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए स्टील के। मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स दूंगा, जैसे ही क्लास हमारी खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें स्टील के शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, मात्र 12 पेज के, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि स्टील वहां से 12 पेज में तुम पढ़ोगे, तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बट मैं ये चाहता हूं कि तुम तुम्हारे नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि जो चीज मुझे याद होती है जो तुम्हें नहीं होती होगी, जो किसी और को याद होती है तुम्हें नहीं होती होगी, तो मतलब तुम्हारे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो तुम्हारे लिए होने चाहिए, ना कि किसी दूसरे के लिए। शॉर्ट नोट्स जरूरी है। जो 45 दिन कह रहे हो ना कि 45 दिन में क्या करना है, 45 दिन के अंदर तुम्हें सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं और क्वेश्चन लगाने हैं और टेस्ट सीरीज देनी है। अब बात आती है कि सर सब्जेक्ट हमारे आधे हुए हैं, अब क्या किया जाए? तो उसके लिए आपके पास क्या रहता है कि आपके पास सोइल का पार्ट, बीएमसी का पार्ट, सोम का पार्ट, ठीक है, और एफएम का पार्ट। अगर आप इन चार को, अगर इसमें सर्वे भी जोड़, मतलब कि इसमें अब आपके पास एस्टिमेट भी जोड़ दे तो, अगर इसमें एस्टिमेट भी जोड़ दे तो बेटा ये जो नंबर है ना, ये 70 नंबर है तुम्हारे 100 में से। फॉर एग्जाम्पल ये आती है 25 नंबर की, ये आती है 10 नंबर की, ये आती है आपके पास 15 नंबर की, ये आती है 10 नंबर की। 35, 50, 62 और सोइल अगेन 15 नंबर की। मतलब ये मैं अप्रोक्सीमेट मान के चलता हूँ 70 नंबर की आती है, ठीक है। अब आपके पास क्या रहता है, मैं कह रहा हूं अगर ये भी कर लेते हो वो बात है। फिर बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन आपके पास आती है कितने, 7 से 10 नंबर की। अगर हम आरसीसी की बात करें तो आरसीसी आती है आपके पास 7 से 8 नंबर की। अगर हम स्टील की बात करें तो अगेन ये 7 से 8 ही आपके पास रहता है। अगर हम सर्वे की बात करें तो वो अगेन आपके पास 7 से 10 रहता है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो वो आपके पास कितना रहता है, वो भी आपके पास 7 ही मानो। और जो एस्टीमेट वो आपके पास इन्वायरमेंट है वो भी आपके पास 7 से 10 मानो, ऐसा रहता है। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स आप तभी समझ पाओगे जब आप फुल पढ़ लोगे। शॉर्ट नोट डायरेक्ट पढ़ ही नहीं सकते जब कि आपके पास फुल ना हुआ हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सिलेबस नहीं हुआ है तो आप इससे आगे वाले के लिए प्रिपेयर हो रहे, ना कि इसके लिए। सिंपल सी बात यह है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा। अगर आप लॉकडाउन में अगर ज्वाइन कर लिया होता ना तो मैं कह सकता हूँ कि आप इस एसएससी वाले पेपर के लिए अच्छे से फुल प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, ठीक है। आप सिर्फ उसको पेपर देने जाइए और देखिए कि जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर उसका कितना परसेंटेज आता है। मैं कह रहा हूँ कि आपको देखने को मिलेगा कि जितने क्वेश्चन थे वो आप लोगों के नोट्स में से थे। तो आप लोगों को नोट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू बुक के, और उन नोट्स को ही पढ़ के आपको क्वेश्चन लगाने हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, यही स्ट्रेटेजी होती है। अगर सब्जेक्ट हुआ है तो, नहीं हुआ तो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मनीष बेटा मिनिमम 6 से 7 महीने मान के चलो, तुम 6 महीने तो तुम मान के चलो कि तुम्हारे सब्जेक्ट क्लियर होंगे। मैं यूं कह रहा हूं कि 6 महीने मान के चलो कि तुम 6 महीने में अच्छे से सीख पाओगे, 6 महीने में बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे। तो 6 महीने तो तुम्हें अपने प्रिपरेशन को देना ही देना है। तो मैं मानूंगा कि तुमने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप सब लोगों के लिए। तो आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि आप लेट ज्वाइन किए हो। मैं चाहता हूं कि आप जो इसके एग्जाम आगे वाले आने वाले हैं आप उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। मैं कह रहा हूं कि स्टील के आपके इसके अंदर से, अगर मान के चलो कि स्टील आपके पास
8 नंबर की भी आती है ना, तो तुम्हारे 7 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से होंगे। इस बार के चारों दिन के पेपर में अगर मैं तुम्हें पहले के भी नोट्स दूंगा ना, जो भी बच्चे पढ़े थे, तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि अगर 10 क्वेश्चन स्टील के अंदर से आए ना, तो 10 की 10 तुम्हारे नोट्स में थे, 10 की 10 एक से इधर से नहीं गया। बीएमसी पढ़ाई, बीएमसी के मानो को 25 क्वेश्चन थे ना, तो 25 में से 23 क्वेश्चन डिट्टो के डिट्टो तुम्हारे नोट्स में से इधर भी नहीं। 2 क्वेश्चन सिर्फ 2 दिन अलग हुए थे, 11 दिन और एक 30 दिन, उसके अलावा सब कुछ थी। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ आप लोग टेंशन मत लीजिए, उसके आगे के लिए प्रिपेयर हो। आरएसएम भी बेटा होगा, बेटा वो हम डिसाइड नहीं करते, वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अब। देवकरण बेटा मैं कहता हूं कि ऑनलाइन जो चल रहा है हमारा 3 से 5 आप उसको देख लो। मैं कहता हूँ बीएमसी सफिशिएंट हो जाएगा, आपका सफिशिएंट हो जाएगा, मात्र 20 से 22 घंटे के अंदर अच्छे से हो जाएगा। उसको देख लो एक बार अच्छे से, 25 नंबर है, उस 20-22 घंटे के अंदर 25 नंबर है। ठीक है, यूपीपीएससीएल कर दो, पेपर तो तुम देने जाओ, मैं तो ये मानता हूं तुम्हें एक्सपीरियंस होगा, पेपर तो देने जाओ तुम। पोल्यूशन कंट्रोल वाला सुधी बेटा मुझे पता नहीं, पोल्यूशन कंट्रोल वाला मुझे बता देना एक बार। हाँ निम्बस पे होगा ना, क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलो होगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी अब स्टार्ट होगा परसों से। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं आगे। देखो एक आपके पास चीज क्या है मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या हो रखा है, अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन है। ठीक है, ऑनलाइन ही चलने दो, ज्यादा अच्छा है, टीचर तो हम ही रहेंगे। ठीक है, तो आपको जो सुटेबल लगता है वो ही करो, बट ऑनलाइन सुटेबल है अगर आप देखते हैं तो। ठीक है, चलिए मैं बात करना चाहूंगा कि अब अगर 2 साल से पहले के पेपर देखते हो तो तुम्हें एक डाटा नहीं मिलता बहुत, क्योंकि वो डाटा ही कुछ ऐसा है। अगर 2 साल से बाद के पेपर देखते हो, मतलब 18, 19 और 20 तक का पेपर देखते हो, तो तुम्हें एक ना क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अलग तरीके से आता है, और उसका जो डाटा है वो भी कुछ अलग तरीके से है। सब लोग गलती करते हैं, और गलती करने का रीजन आपके पास क्या होता है कि सब लोग रिलेट कर जाते हैं कॉलम से, वो कॉलम का पार्ट नहीं होता, बीम का होता है। तो मैं वो सभी चीज आपको बताना चाहता हूँ बेटा। देखो वो हम नहीं कह सकते, वो डिपेंड करता है कि चेयरमैन सर क्या डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलो ये होता है आपके पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम करके, ये जो पार्ट है वो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम। तो बेटा मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप इसको रिलेट ना करें कॉलम से, ये कुछ अलग ही है, इसकी कहानी कुछ अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ अलग है। पहला आपके पास क्या पूछता है, टाइप ऑफ मेंबर, क्या कहता है पहला कि टाइप ऑफ मेंबर क्या है, टाइप ऑफ मेंबर कौन सा है। ठीक है, दूसरा जो आपके पास आता है देता है एंड कंडीशन, ये चीजें पता होना चाहिए कि बीम कौन सी है और कंडीशन क्या दे रखी है। ठीक है, और फिर आपको पता होना चाहिए क्या इसका एल इफेक्टिव क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इन जगहों को देखोगे तो बेटा इसको नोट कर लो, क्योंकि कल फिर इसमें टाइम लग जाएगा ज्यादा। ठीक है, टाइम लग जाएगा ज्यादा इसको नोट करने में। पहला, ठीक है, पहला है आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, अब यहां पे आपके पास क्या है, रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन अगेंस्ट टोर्जन। क्या लिख रहा है कि टोर्जन को रोक पा रहा है, याद रखना क्या लिखेगा, सीधे लिखेगा टोर्जन को रोक पा रहा है। ठीक है, अब आपके पास वहां पे क्या लिखता है, बट इसके बाद क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे और कंडीशन चेंज होंगी। अब इसको अच्छे से देखना, बट अनरिस्ट्रेन
unrestrained against lateral bending कितना होता है? 1 होता है। दूसरा आपके पास क्या कहता है? रोक नहीं पा रहा, अनरिस्ट्रेन मतलब लेटरल बेंडिंग को रोक नहीं पा रहा। सेकंड क्या कह रहा है? पार्शियली रिस्ट्रेन, ठीक है, पार्शियली रिस्ट्रेन अगेंस्ट लेटरल बकलिंग। इसके लिए आपके पास कितना होता है? 0.85 L। और जो तीसरा जो पार्ट है बट वो आपके पास क्या कहता है? फुल्ली रिस्ट्रेन। क्या लिखता है? फुल्ली रिस्ट्रेन अगेंस्ट लेटरल बकलिंग। फुल्ली रिस्ट्रेन के लिए क्या वैल्यू होती है? 0.7 L। बेटा जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ये कुछ ज्यादा आती है। क्या बोलेगा? सिंपली सपोर्टेड है, टोर्जन को रोक पा रहा है बट पार्शली रोकता है किसको? लेटरल बेंडिंग को। बेटा बहुत बार आया है ये सेकंड वाला पॉइंट, बहुत बार, ठीक है, बहुत बार आया है ये, इसको नोट कर लो अच्छे से। बना लिए इसका? बना लिए बेटा आप सभी ने? सेकंड बताएं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सच में। मतलब कि बच्चे क्वेश्चन आता है, इवन आईएएस में, गेट में, सब में आता है और स्टूडेंट गलती करते हैं, भर के गलती करते हैं यहाँ से, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो मैं बता रहा हूँ किसका? कैंटिलीवर का। किसका बता रहा हूँ? कैंटिलीवर का। तो कैंटिलीवर के अंदर आपके पास क्या होती है? जो सब लाइन कॉमन मिलेगी, कॉमन क्या है? बिल्ड एट दी सपोर्ट, कि भाई सपोर्ट के अंदर तो ये है, ठीक है। अब कंडीशन देखना क्या कहता है? सपोर्ट के अंदर तो ये है। अब कंडीशन क्या कहता है? फ्री एट द एंड। अगर एंड से फ्री है तो अगेन आपके पास वैल्यू कितनी हो जाती है? 0.85 L। आप इसका आंसर क्या देते? इस क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर देखो आप क्या दोगे। कैंटिलीवर है और फ्री है एंड से, आप इसका आंसर क्या दोगे? 2 दोगे और आंसर क्या होगा? 0.85। यही बात होती है, बस यही गलती होती है जो स्टूडेंट गलती करता है, और मैं चाहता हूं कि बस आप लोग ये गलती ना करें, ठीक है। रिस्ट्रेन अगेंस्ट टोर्जन at the end by continuous कंस्ट्रक्शन। देखो इसमें एंड फ्री था, ठीक है, और इसमें आपके पास क्या नहीं है? इसमें एंड नहीं, फ्री नहीं है, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रखा है, तो यहां पे वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.75 L हो जाएगा, 0.75 L हो जाएगा। ठीक है, बस एक नहीं, 0.7 नहीं, 0.75 L, ठीक है, 0.75 है बेटा। हाँ चलो, एक टेबल और है। अच्छा एक इसको रिपीट करें, देखो यहां से तो फिक्स है, कह रहा है रिस्ट्रेन अगेंस्ट टोर्जन एट द एंड बाय
कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन, ये तो फिक्स एंड है, पर जो दूसरा वाला एंड है ना, यहाँ कोई काम चल रहा है जिस कारण से ये यहाँ पर इस टोर्जन को भी, जो टोर्जन आपके पास आएगा ना उसको भी रोक लेगा, बट यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पहले फ्री था, पहली कंडीशन में क्या है, फ्री है दूसरा एंड, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, आप कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिस कारण से आप टोर्जन रोक लेगा। तो जब फ्री होगा तो 0.85, और जब कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा इस जगह पे जिस कारण से टोर्जन को रोकेगा तो 0.75। ठीक है, क्लियर बेटा सरफराज? क्लियर है क्या? हाँ तो बोल दो बेटा। ठीक है, तो कल अगेन तुमसे मिलेंगे, इसकी तीसरी टेबल और बच रही है, वो मुझे कल बताऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तीसरा टेबल कल बताएंगे, जब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, तो वापिस कल आपसे दोबारा मिलने को होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो आज के लिए अलविदा। हाँ बेटा जरूर हम बोल रहे हैं अभी अभी। ठीक है, शुरू के लिए हम बोल देंगे। ठीक है चलो।